नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार धनवंता और आज हम बात करने वाले हैं कि जो अच्छे आंसर हैं मेंस के लिए वो कैसे लिखे जाते हैं। अच्छे आंसर की परिभाषा क्या होती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जब आप आंसर को लिखने जाएँ तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है, कुछ हिंदू की वीडियोज है, हिंदू एनालिसिस की वीडियोज हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की वीडियो भी हम आगे लाने वाले हैं दोस्तों। तो इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूँ कि आप जो वीडियोज हैं उनको देखें और उनसे जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं आप उनको समझें, यूपीएससी में यूज़ करें। और इसके अलावा आपको कोई डाउट हो, आपको कुछ चीज़ अच्छी ना लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं कि उत्तर लेखन में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। सबसे पहले ये बात है कि अच्छा उत्तर होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम पास करनी है तो उसके लिए 2-3 स्टेज होती है कि पहला प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होती है, फिर मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है। दोस्तों, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम केवल सेलेक्ट करने के लिए होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, केवल छटनी टेस्ट होता है, छटनी किया जाता है यहाँ पे। इसके मार्क्स फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ते, लेकिन जो मेंस के मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। और मेंस में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपके पास नॉलेज कितना ही हो उस वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको आंसर अच्छा लिखना आता है तो दोस्तों हम निश्चित रूप से यहाँ पे अपना एज हासिल कर सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स पा सकते हो और उससे आपका ना केवल सिलेक्शन होगा बल्कि आप अच्छी मेरिट भी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, यह है कि यूपीएससी का अगर एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सफलता के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर एक चीज़ बताना हो तो वो है आंसर राइटिंग। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि अच्छा आंसर होता क्या है, अच्छा उत्तर क्या क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा उत्तर लिखा कैसे जाता है, उसकी प्रक्रिया कैसे होती है कि अगर कोई आप प्रश्न देखो, जैसे ये प्रश्न है, इस प्रश्न को देखें तो आपके दिमाग में कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे आपको क्वेश्चन दिखे उससे पहले आप प्रश्न को समझो। सबसे पहले कि प्रश्न पूछना क्या जा रहा है उसको 2 बार पढ़ो जल्दी जल्दी। कि भारत, जैसे सवाल पढ़ते हैं कि भारत में जैव विविधता के प्रमुख हॉटस्पॉट की चर्चा करते हुए ये जो प्रमुख हॉटस्पॉट है उसकी चर्चा करनी पड़ेगी और इनके पर्यावरण महत्व को बताएं कि इन हॉटस्पॉट का पर्यावरणीय महत्व क्या है, साथ ही इनके समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियों को, कि सबसे पहले हमको बताना है कि हॉटस्पॉट क्या होते हैं, उसका महत्व क्या होता है, इसके अलावा उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो मेरे सामने प्रश्न स्पष्ट हो गया। इसके बाद में दूसरा स्टेप होता है वो कि मैं जो आंसर लिखने वाला हूं, जैसे मेरी ये कॉपी है तो उसका आंसर में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले भूमिका लिखी जाती है, उसके बाद में मेन पार्ट आता है क्वेश्चन का और लास्ट में निष्कर्ष लिखा जाता है। तो मैं ये सोचूंगा कि मैं भूमिका में क्या लिखने वाला हूँ, मेन आंसर में मेरे टॉपिक, मेरे पॉइंट्स क्या क्या होंगे, इसके अलावा निष्कर्ष क्या देने वाला हूँ। दोस्तों, तो ये सब चीज़ों की चर्चा करनी पड़ेगी और इसको बोलते हैं संरचना, अर्थात उत्तर की संरचना बनानी पड़ेगी। इसके बाद में होता है कि टाइम लिमिट में लिखो। दोस्तों, 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें आपको 20 सवाल करने होते हैं, तो एक सवाल के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मिनट्स मिलते हैं। दोस्तों, आपको उसी 9 मिनट में, टाइम लिमिट में आपको प्रश्न को समझना है, उसकी संरचना बनानी है, साथ में 250 वर्डों में, 250 शब्दों में उसको लिखना है। और साथ में यूपीएससी में लिखा होता है कि शब्द सीमा से दूर ना जाएं, अर्थात अगर 150 शब्द का क्वेश्चन है तो उसको 10% ऊपर नीचे हो सकता है। दोस्तों, कि 10% जो शब्द हैं, जैसे 150 का 10% होता है 15 शब्द, तो 15 शब्द आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आपको शब्द सीमा से आपको उसका पालन करना है। तो ये सारी चीज़ें टाइम लिमिट में लिखना है, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा उत्तर लिखने की प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए, रणनीति मालूम होनी चाहिए, और आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे ये यूपीएससी का सवाल है, दूसरा क्वेश्चन, कि किसी अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक होता है। ये बोल रहा है कि अगर हम बुनियादी ढांचे का विकास हो जाए तो अच्छे से तीव्र आर्थिक विकास कर सकते हैं। इस कथन के संदर्भ में, कि इस कथन को दिमाग में रखते हुए, माइंड में रखते हुए, अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के महत्व को, कि जो बुनियादी ढांचा है, रोड है, रेल है, हवाई जहाज है, एनर्जी का जो स्ट्रक्चर है, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो जो बाकी जो सामाजिक बुनियादी ढांचा है उसका क्या महत्व होता है।
संचार व्यवस्था का क्या महत्व है। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि बुनियादी ढांचे का विकास कैसे करना है, उसका महत्व क्या है। तो ये क्वेश्चन बता रहा है। तो प्रश्न को समझ लिया, उसकी संरचना बनानी है कि भूमिका में क्या लिखूं, मेन में क्या लिखूं, फिर निष्कर्ष क्या देना है। उसके बाद में टाइम लिमिट में शब्द सीमा का पालन करते हुए आंसर को लिखना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि अच्छा उत्तर है उसके मुख्य अंग कौन कौन से है। दोस्तों सब लोग बोलते हैं कि अच्छा उत्तर लिखो, अच्छा उत्तर लिखो। तो अच्छा उत्तर होता क्या है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 3 से 4 विशेषताएं, हम इसकी विस्तार से चर्चा आगे स्लाइड में करेंगे। सबसे पहले कि विस्तार या परिधि की कितना मुझे लिखना है। इसके बाद में आता है अनुपात या संतुलन, कि कौन से पार्ट को, क्वेश्चन के कौन से पार्ट को ज़्यादा महत्व देना है, कौन से को कम देना है। इसके अलावा निष्कर्ष में क्या लिखना है, एक संतुलन बनाए रखना है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रमाणिकता की, अगर आप प्रमाणिकता की बात की जाती है दोस्तों, अगर आप प्रशासन में हो, आप कोई बात कर रहे हो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ सपोर्ट करने के लिए तथ्य होना चाहिए। आप बोल रहे हो कि भारत की जनसंख्या घट रही है, लेकिन इसको साबित करने के लिए आंसर में आपको यह दर्शाना पड़ेगा कि 2011 में कितनी जनसंख्या थी, 2021 में कितनी जनसंख्या है। अगर आपको लगे कि इसमें घटाव दर्शाया जा रहा है, घटाव दिख रहा है आपको, कि मान लो 2011 में लिंगानुपात मान लो 943 था जो 2001 में, इसके बाद में 2011 में मान लो रह गया 940 रह गया दोस्तों मान लो, तो आप बोल सकते हो कि भारत में इस दशक में लिंगानुपात में 3 अंक की कमी आई है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा आंसर लिखोगे तो निश्चित रूप से प्रमाणिक आंसर बन जाएगा, सर्टिफाइड आंसर बनेगा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट होती है भाषा, कि आप भाषा कैसे लिख रहे हो, आप शब्दों की जो संरचना है, पैराग्राफ की संरचना है, वाक्य की संरचना है, जो प्रवाह है भाषा में, वो बनाए रख रहे हो कि नहीं दोस्तों मान लो आपको आंसर आ रहा है, लेकिन आप ऐसी भाषा में लिख रहे हो जहाँ पे अशुद्धियां बहुत है, आप उल्टे सीधे शब्द लिख रहे हो, आप वाक्य अच्छे से नहीं बना पा रहे हो, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बना पा रहे हो, तो दोस्तों निश्चित रूप से वो अच्छा आंसर नहीं बोला जाएगा। इसलिए अच्छा आंसर लिखना तो आपको भाषा पे जोर देना पड़ेगा। इसके बाद में आता है प्रस्तुतिकरण। दोस्तों जैसे मान लो हम कोई खाना बनाते हैं, किसी को परोसना हो, ये मान लो थाली है, वहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कटोरी रखो, यहाँ पे रोटी रखो, यहाँ पे अच्छे से पूरा सजा के हम उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो जो चेक करने वाला होगा, खाने वाला, उसको जो खाने को खाने वाला बंदा होगा उसको पसंद आएगा। अंदर कंटेंट वही है, लेकिन अगर आप प्रस्तुतिकरण अच्छा करते हो, उसका प्रेजेंटेशन उसका अच्छा कर देते हो, तो निश्चित रूप से आपके अंकों में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना होती है। तो आंसर में प्रस्तुतिकरण का भी बहुत महत्व होता है। तो हम इनकी चर्चा करने वाले हैं 5 बातों के बारे में आगे, कि इनमें हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात करें तो यह है कि विस्तार या परिधि। अगर कोई आपको सवाल दे दे तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, प्रश्न में क्या और कितना पूछा है। सबसे पहले ये ध्यान दो कि प्रश्न में क्या पूछा है। अगर प्रश्न में पूछा है कि अंतर स्पष्ट करो, तो आपको अंतर ही दर्शाना है। इसके बाद में अगर पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति का महत्व बताओ, तो दोस्तों आपको महत्व पे चर्चा करनी है, ना कि उसकी आलोचना में घुस जाओ, आप उसकी बहुत सारी हिस्ट्री लिखने लग जाओ। आपको ये नहीं करना दोस्तों। 2 बात इंपॉर्टेंट वो आपको ध्यान रखना है। पहला है अनावश्यक ना लिखें, कि क्वेश्चन में जितना पूछा है अनावश्यक ना लिखें। इसके अलावा है कि क्वेश्चन में कुछ भी ना छूटे, कि जितना पूछा है, मान लो 5 बातों के बारे में पूछा है तो 5 बातें आपके आंसर में शामिल होनी चाहिए। लेकिन ये बात नहीं है कि आप अनावश्यक लिखे जा रहे हो। परिधि का मतलब दोस्तों ये है कि जैसे ये व्रत है, इसको हम परिधि बोलते हैं। क्वेश्चन आपका होना चाहिए इस परिधि में होना चाहिए। इसका मतलब ना ज़्यादा ना कम, कि जितना पूछा है उतना पूरा लिख दो और अनावश्यक मत लिखो। दोस्तों आपको आंसर लिखते वक्त विस्तार या परिधि का ध्यान रखना है। अगर हम इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें, कि जैसे ये यूपीएससी का क्वेश्चन है जो अभी 2019 के मेंस में आया था। अगर बात करें दूसरा सवाल, वैश्विक तापन का प्रवाल जीवन तंत्र पर प्रभाव, ये बोल रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, द असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द कोरल लाइफ सिस्टम विद एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों ये 3-4 बातें बोल रहा है कि असेस करना है, मतलब आकलन करना है, कि कैलकुलेट करना है कि कितना प्रभाव पड़ा है, कितना नष्ट हो रहा है। इसके अलावा इम्पैक्ट पता करना है कि इसका ग्लोबल वार्मिंग का किस पर
कोरल लाइफ सिस्टम पर, कि जो विश्व में ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका कोरल लाइफ है, जो प्रवाल भित्ति है, प्रवाल के जीवन पे है, उस पर कितना प्रभाव पड़ा है, और साथ में एग्जाम्पल्स भी देने हैं दोस्तों। तो मुझे ये पता लग गया कि मुझे कितना लिखना है। तो मेरे आंसर में ये चीजें आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग, उसका प्रभाव कोरल लाइफ में विद एग्जाम्पल्स। तो ये बातें आपको पता लग गई कि आंसर में कितना लिखना है। इसके अलावा आपको ये नहीं लिखना कि प्रवाल जीवन कैसा होता है, उसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए होता है, क्या है, कैसे है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, वितरण क्या होता है, इसकी बायोलॉजी क्या होती है। आपको ये नहीं दर्शाना दोस्तों, आपको केवल क्वेश्चन पे जो चीज़ें लिखी गई हैं वहीं पे सटीक रूप से वहाँ पे रहना है, उनमें जो चीज़ें पूछी गई है उनका आंसर देना है। और ये भी नहीं है कि आप ये भूल जाओ कि एग्जाम्पल्स आपने नहीं लिखे, तो ये भी नहीं है कि क्वेश्चन में जो पूछा है उसको छोड़ दो, आप केवल ग्लोबल वार्मिंग का कोरल लाइफ इफेक्ट बता दिया, एग्जाम्पल्स दिए नहीं। जैसे आपको देना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो कोरल रीफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मालदीव में जो कोरल रीफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको ऐसे दर्शाना पड़ेगा कि जितना क्वेश्चन पूछा है उसकी सारी चीज़ों को सम्मिलित करना, उसके सारे आयाम हैं, उसके सारे पक्ष हैं, उनको सम्मिलित करना है, और अनावश्यक आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें कि 19वीं शताब्दी, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस बात क्वेश्चन में डिस्कस करेगा 19वीं शताब्दी में डिस्कस करना है, मीन्स 1801 से 1899 के बीच में जो घटनाएं हुई थी। इसके अलावा जो पूछ रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। इसे बोल रहा है कि एग्जामिन द लिंक बिटवीन 19th सेंचुरीज इंडियन रेनेसा एंड इमरजेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, कि लोगों को महसूस हुआ कि हमारी कुछ राष्ट्रीय पहचान है। कब महसूस हुआ? कि भारत में पुनर्जागरण का काल आया। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, हमको इसको दर्शाना है। हमको 1857 की क्रांति की चर्चा नहीं करनी है दोस्तों। 19वीं शताब्दी में इन दोनों के बीच में क्या संबंध था, आंसर में ये सीधा सीधा आपको दर्शा देना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात हो गई कि आंसर में जितना पूछा जा रहा है आपको उतना ही लिखना है, ना ज्यादा ना कम। आगे अगर बात करें तो यह है कि अनुपात या संतुलन। मान लो कोई क्वेश्चन देता है, उसमें एक से ज्यादा भाग है, तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। तो आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा भाग ज़्यादा लिखना है, कौन सा भाग कम लिखना है, या तीनों पे बराबर फोकस होना चाहिए। आपको ये सबसे पहले क्वेश्चन देख के पता करना पड़ेगा कि जब प्रश्न के एक से अधिक भाग हों तो उनके बीच में संतुलन कैसे बैठाना है, क्योंकि जो वर्ड लिमिट होती है और टाइम लिमिट होती है वो फिक्स होती है। तो आपको तीनों चीज़ों को शामिल भी करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर आप ज़्यादा चीज़ें लिखो, जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर कम चीज़ें लिखो, और उससे कम है उस पर कम चीज़ें लिखो। दोस्तों सारी चीज़ें, सारे आयाम हैं, सारे भाग उसमें सम्मिलित भी हो जाए और एक्स्ट्रा भी कुछ ना आए। इसके अलावा बहुपक्षीय प्रश्न, कि एक प्रश्न के कई बार अनेक पक्ष होते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसके अलावा एक से अधिक आयाम हो जाए, और तुलना करना हो, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दो चीज़ों की तुलना कराना हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसको ज़्यादा महत्व देना है, किसको कम देना है। इसके अलावा आपको किसी के बारे में राय पूछ रही हो, कोई क्वेश्चन में पूछ रहा हो कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा, कि भारत में इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो आपको पॉजिटिव राय देनी है, नेगेटिव राय देनी है। तो इसका ध्यान रखना है कि कितना नेगेटिव ध्यान रखना है मुझे और कितना पॉजिटिव उस पर राय देनी है। इसके अलावा यह है कि आलोचना आपको मान लो करने के लिए बोल दे, तो आलोचना के साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कुछ अच्छी बातें भी लिखी जाए क्वेश्चन में, क्योंकि दोस्तों प्रशासन में केवल आलोचना से काम नहीं चलता। इसके अलावा आलोचना के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी बताना पड़ता है। ऐसे सिविल सर्वेंट को मान्यता प्रदान की जाती है जो न केवल गलतियों को ढूंढे बल्कि साथ साथ में सॉल्यूशन को जन्म देने वाला भी होना चाहिए। तो दोस्तों अब क्वेश्चन के आधार पर इस चीज को समझते हैं। ये क्वेश्चन है 2019 में क्वेश्चन आया, भारत का अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है। पहला भाग हो गया ये क्वेश्चन का, और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को ये किस प्रकार से लाभ पहुंचाएगी। तो मुझे सबसे पहले स्पष्ट है कि इस क्वेश्चन में दो भाग है। पहला तो है कि भारत का प्लान क्या है अपना स्पेस स्टेशन प्राप्त करने की। पहले मुझे डिस्कस करना है कि भारत में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हम अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर सके।
इसके बाद में दूसरे भाग में ये लिख रखा है कि हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम, कि जो हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको ये स्पेस स्टेशन कैसे प्रभावित करेगा, उसको कैसे लाभ प्रदान करेगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में 2 पार्ट पता है, तो दोनों पार्ट में आपको लिखना है। सबसे पहले डिस्कस करना हो आपको ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद में ये, और एक अच्छे एक आशावादी निष्कर्ष के साथ आपको क्वेश्चन को खत्म करना पड़ेगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट में जो इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्ट्स में जो इंपॉर्टेंट है बातें हैं वो क्वेश्चन में सम्मिलित होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखें दोस्तों, इसमें ये लिखा है कि किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की आधार पूछ रहे, किन आधारों पर के अधीन निरहित मीन डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है। ये पहला पार्ट होगा, कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर अगर जो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसमें जो प्रतिनिधि होता है उसको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, कौन कौन से आधार दिए गए इस अधिनियम में। उसके बाद में दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि उन उपचारों का उल्लेख कीजिए जो ऐसे निरअर्हित व्यक्ति को अपनी निरर्हता के विरुद्ध उपलब्ध हैं। इसका मतलब यह है कि ऑल्सो मेंशन द रेमेडीज, मीन्स अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उसके उपचार के लिए, मीन्स उसकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन मान लो ये है, इसमें सबसे पहले आपको दर्शाना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर किसी लोक प्रतिनिधि को डिस्क्वालीफाई साबित किया जा सकता है। इसके अलावा उसको कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, कौन कौन से उपचार, मीन्स कौन कौन से उसके पास सुरक्षात्मक कदम मौजूद हैं, इस अधिनियम में आपको ये दोनों दर्शाना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के 2 भाग हैं, मुझे पहले में ये दर्शाना है, दूसरे में ये दर्शाना है, मुझे निष्कर्ष ऐसे देना है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, सभी क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उनकी चर्चा हुई कि नहीं, कोई पार्ट छूटा तो नहीं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम पहले पार्ट में है ना 80 to 90% आंसर लिख देते हैं, फिर दूसरे को 10% में लिख रहे होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों में मुझे कितना कितना पार्ट देना है। ये नहीं कि दूसरे वाले भाग को आपने पूरा डिस्कस करते रहे, बाद में पता लगे कि आपके पास जगह ही नहीं बची, तो आप कहाँ लिखोगे, दूसरे केवल 2 लाइन में लिख के आ गए। तो निश्चित रूप से दोस्तों 15 का मार्क्स है, तो वो मान लो 7.5 में बांट रखा है दोनों को, तो आपको केवल 7.5 मार्क्स में से मान लो 4 मार्क्स मिल गए, तो आपको 15 में से केवल 4 मार्क्स मिलेंगे दोस्तों। लेकिन आप दोनों को डिस्कस किए होते दोस्तों, तो मान लो 4 पहले पार्ट में, 4 दूसरे पार्ट में, तो निश्चित रूप से आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। और 4 मार्क्स में दोस्तों पता है आपको कि सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता है। आपको मान लो मेरिट लिस्ट में है, आपका नाम बाहर हो सकता है, आपको आईएएस मिल रहा होता है, उसके अलावा दूसरी सर्विस मिल सकती है दोस्तों। तो आपकी मेरिट भी चेंज हो सकती है और इवन आप लिस्ट से भी बाहर हो सकते हो। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जितने पार्ट हैं उनको एक एक डिस्कस करें, आप अच्छे से उनको बराबर महत्व दें और जितना पूछा गया उतना ही लिखें। अगर तीसरी बात करें कि प्रामाणिकता होनी चाहिए क्वेश्चन में, आप कोई बात कह रहे हो क्वेश्चन में, आप कोई अपना मत रख रहे हो, आप कोई दावा कर रहे हो, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। और वो कौन कौन सी चीज हो सकती है, डेटा हो सकता है, सर्वे कोई किया किसी ने हो सकता है। जैसे मान लो आपको कोई मातृ मृत्यु दर दर्शानी है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है दोस्तों, वो 4th सर्वे आ चुका है, तो उसका डाटा आप प्रस्तुत कर सकते हो। उसके अलावा रिपोर्ट्स हैं, जैसे नीति आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, आईएमएफ करता है, तो इसके अलावा बहुत सारी हजारों रिपोर्ट्स हैं दोस्तों। आपको जो महत्वपूर्ण लगे उस रिपोर्ट का रेफरेंस आप दे सकते हो। इसके अलावा ग्राफ्स, दोस्तों आप ग्राफ्स के थ्रू दर्शा सकते हो कि भारत की जनसंख्या मान लो इस ग्राफ के थ्रू बढ़ रही है। आप मान लो 2 पैराग्राफ लिखोगे, लेकिन आपने केवल यहाँ पे वर्ष दर्शा दिया और यहाँ पे जनसंख्या दर्शा दी दोस्तों, तो वो ग्राफ देख के समझ जाएगा, भाई इसको स्पष्ट समझ जाए कि कैसा ट्रेंड है जनसंख्या में। तो ये चीजें होने से आपका आंसर प्रमाणिक लगता है, फेक नहीं लगता कि ऐसे बातें फेंक रहा है, बस कुछ भी लिखे जा रहे हो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन आप उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ डेटा नहीं लिख रहे हो। आपको संविधान की बात करो, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन से आर्टिकल में आता है। आप बात कर रहे हो कि जीवन का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, बजट बनाना है, तो दोस्तों आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। इसके अलावा मान लो आप समलैंगिकता पे बात कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आईपीसी का सेक्शन है 377 के अंतर्गत आता है। दोस्तों आप इस इश्यू का डिस्कस करने के साथ साथ अगर ये सेक्शन लिखते हो, धारा लिखते हो, निश्चित रूप से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा आप मान लो कि कोट्स लिखते हो, बुक्स लिखते हो, जैसे मान लो एथिक्स में कोई बात कर रहे हो,
आप बोल सकते हो कि गांधी जी ने अपनी इस पुस्तक में ऐसी बात कही थी। दोस्तों आप ऐसी बात लिखते हो तो निश्चित रूप से जो चेक करने वाला क्वेश्चन उस पर पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। इसके अलावा मैप्स, जैसे मान लो आपको भारत में कृषि का वितरण दर्शाना है, तो आप दर्शा सकते हो कि जैसे भारत का मैप ये है कि आप दर्शा सकते हो कि जो गंगा का प्लेन्स है, गंगा का मैदान है, वहाँ पे ज़्यादा कृषि होती है, डेल्टाई क्षेत्रों में होती है, लेकिन जो पठार वाला क्षेत्र है वहाँ पे कम कृषि होती है। दोस्तों आप मैप दर्शा के आप चीज़ों को दिखाओगे। मान लो आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इधर से जा रहा है, आपको वो दर्शाना है, मैप में दर्शा दिए, तो निश्चित रूप से उसका बहुत बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना होगी। इसके अलावा वेबसाइट्स, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है वहाँ से उठा के आप डेटा लेके आते हो, तो निश्चित रूप से उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन प्रमाणित होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप कोई बात कर रहे हो, कोई दावा कर रहे हो, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई डेटा, कोई सर्वे, कोई मैप, कोई ग्राफ जरूर होना चाहिए। उससे क्वेश्चन अच्छा बनेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आगे बात करें दोस्तों, वो है भाषा, कि भाषा कैसे होनी चाहिए, भाषा में क्या क्या चीज़ आती है। उसमें है कि सबसे पहले प्रवाह, कि आपको क्वेश्चन में प्रवाह होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने कभी कोई और चीज़ लिख दी, फिर अचानक से कुछ और डिस्कस करने लगे, फिर अचानक से मान लो किसी और चीज़ पे पहुंच गए, तो प्रवाह नहीं है दोस्तों। पढ़ने वाला डिस्टर्ब हो जाएगा कि क्या लिख रखा है। लेकिन अगर मान लो दोस्तों आप एक क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को लिखते जा रहे हो, दोस्तों पढ़ने वाला उस प्रवाह में खो जाएगा, वो कब अंत में पहुंच जाएगा क्वेश्चन का पता नहीं लगेगा। और निश्चित रूप से ऐसा अगर इंप्रेशन आप डालते हो उस पर, तो आपको पूरा पॉजिटिव मार्क्स मिलने की संभावना है। दूसरे की शुद्धता, वर्तनी मीन्स कि आपके स्पेलिंग्स, कि आपका शब्दावली है वो स्पष्ट लिख रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो आप लिख रहे हो कि आशीर्वाद, आप छोटा मात्रा लगा दिया मान लो, तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। आप मान लो कुछ ऐसी चीजें लिख रहे हो वाक्य में, एक क्वेश्चन में आप 10 अशुद्धि लिख दिए, तो वो चिढ़ जाएगा देखने वाला कि यार ये क्या लिख रखा है, इसको भाषा की समझ नहीं है, ये कैसे आंसर लिखेगा, कैसे चीजें करेगा, तो निश्चित रूप से उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको अशुद्धि आंसर में नहीं लिखनी है। इसके अलावा बात है कि वाक्य रचना आप कैसे कर रहे हो, कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, जो क्रिया है उसका सही प्रयोग कर रहे हो कि नहीं। इसके अलावा जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह में आता है कोमा लगा रहे हो कि नहीं, फुल स्टॉप लगा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा आपको कोई कथन कहना हो तो इसको डबल इन्वर्टेड कोमा में आप लगा रहे हो कि नहीं। आपको मान लो आश्चर्य व्यक्त करना हो तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहे हो कि नहीं। आप शब्दों को एक स्ट्रक्चर में रख रहे हो कि नहीं। तो ये बातें आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि तत्सम शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों तत्सम शब्द वो होते हैं जो किसी मान लो भाषा से, मूल भाषा से हिंदी में लिए गए हैं। एक्चुअली हिंदी का रचना हुई है बहुत सारी भाषाओं के शब्दों से मिलके, बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को हिंदी में बिल्कुल वेलकम किया जाता है। जैसे संस्कृत है, संस्कृत के बहुत सारे कई शब्द हैं जो बिल्कुल ऐसे के ऐसे उसी मूल रूप में हिंदी में समाहित किए गए, उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। दोस्तों कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। जैसे मान लो हम बात करें कि ऐसे शब्द जो संस्कृत में थे, जैसे मान लो संस्कृत में एक शब्द की बात करें कि मान लो कुक्कुर है, कुक्कुर है कुत्ता, तो कुक्कुर को हिंदी में भी स्वीकार किया जाता है। तो ऐसे शब्द आप कुक्कुर का यूज कर रहे हो, कुत्ता का यूज कर रहे हो दोस्तों, तो इस पर डिपेंड करता है कि आपको तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। आप जो भाषा है, बोलचाल की भाषा, उसको भी ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जो मिला जुला रूप है, जो लोगों को समझ में भी आए और इतना क्लिष्ट, इतना जटिल ना हो जाए कि वो पढ़ ही ना पाए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो शब्दावली का चयन है वो संतुलित हो। इसके अलावा दोस्तों कई लोग का ये प्रश्न होता है कि अंग्रेजी को शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों आजकल जो जमाना है, जो अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं वो अंग्रेजी की हैं। दोस्तों आपको मान लो कोई अंग्रेजी का शब्द याद आ रहा है, तो निश्चित रूप आप अंग्रेजी का उस शब्द को, जैसे मान लो आपको लिखना है कि कंप्लीट, कंप्लीट लिखना है, लेकिन आपको लिखना है इसको अंग्रेजी में। आपको कंप्लीट का अर्थ होता है पूर्ण, पूर्ण नहीं लिखना आपको लिखना कंप्लीट। तो आप इसको हिंदी में, आप देवनागरी में इसको ऐसे लिखो कंप्लीट, और उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दो, उसको अंडरलाइन कर दो। दोस्तों अगर ऐसे आप चीज़ों को यूज करते हो, अगर आप ऐसे इंग्लिश का यूज करते हो, तो निश्चित रूप से 5 से 10 वर्ड को छूट होता है कि एक क्वेश्चन में आप 5 से 10 वर्ड आप उसमें लिख सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको ज़्यादा अंग्रेजी का यूज भी नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं जो भाषा में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात आती है कि प्रस्तुतिकरण। जैसे मैंने बताया कि अगर आप चीज़ें अच्छी बना रहे हो, आपने अच्छा खाना बनाया लेकिन प्रस्तुत अच्छे से नहीं किया, तो दोस्तों निश्चित रूप से उसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। लेकिन आप प्रस्तुत अच्छे से कर रहे हो,
आपने पैराग्राफ का स्ट्रक्चर अच्छे से बनाया, इसके अलावा आपने डायग्राम्स बनाए। आप मान लो कि ऐसे इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हो, इकोनॉमी के डायग्राम्स को अच्छे से ग्राफ में प्रस्तुत कर दिया, आपने टेबल्स बना दी। मान लो दो चीज़ की तुलना करनी है, तो मान लो जैसे आपने ऐसे सारणी बना के पहली चीज़ दूसरी चीज़ उनके बीच में तुलना कर दी, तो दोस्तों निश्चित रूप से उसका पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। इसके अलावा फ्लो चार्ट है, जैसे मान लो कोई एक चीज़ है उसके 5 भाग है, 1 2 3 4 5, एक यहाँ लिख दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, उसके मान लो 3 भाग है, तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो। इसीलिए वो बात आती है, हम डिस्कस करने वाले कि इनका यूज कैसे करेंगे। आगे हम बहुत सारे स्लाइड्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे कि ये टेक्निक्स कैसे यूज होती हैं कि आपके क्वेश्चन को आकर्षक बना दे, ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है। और इसके अलावा मैप आप दर्शा सकते हो, पाई चार्ट की। मान लो जैसे आपको कोई एनर्जी है टोटल इंडिया की, उसमें से कोल एनर्जी कितनी है, मान लो ये कोल है, कोयले से पैदा होती है, ये वर्त का ये वाला हिस्सा है, मान लो ये नवीकरणीय ऊर्जा है, मान लो ये न्यूक्लियर ऊर्जा है, ये कोई और ऊर्जा है। तो आप ऐसे वृत्त का भाग बना के भी, जिसको बोलते हैं पाई चार्ट, तो वृत्त का भाग बना के आप चीजों को दर्शा सकते हो। इस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे। इसके अलावा शॉर्ट एनालिसिस जिसको बोलते हैं कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मान लो कोई इशू आ गया आपको, तो चीज आ गई, तो उसका जैसे मान लो साइबर क्राइम है, साइबर जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में कैसा होना है, तो उसका स्ट्रेंथ क्या है कि भारत के लिए यूजनेस क्या है, यूज क्या है उसका। इसके अलावा जो वीकनेस है उसका इंडिया में क्या है, भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसर क्या क्या हैं, फ्यूचर में कौन कौन से अवसर हैं जो साइबर टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाली है। इसके अलावा जो थ्रेट्स हैं साइबर टेक्नोलॉजी के, जो जो डर हैं, जो खतरे हैं, वो क्या क्या है। इसके अलावा पेस्टल एनालिसिस होता है। पेस्टल एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों, आपको कोई इशू आए तो उसको कैसे एनालाइज करते हैं, उसके 5-6 आप डायमेंशन बना लो, आयाम बना लो। पहला होता है पॉलिटिकल डायमेंशन, दूसरा होता है इकोनॉमिक डायमेंशन, तीसरा होता है दोस्तों सोशल डायमेंशन, चौथा होता है टेक्नोलॉजिकल, फिर होता है इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल उसका डायमेंशन, और लास्ट में होता है लीगल डायमेंशन। तो बात करें दोस्तों, मान लो जैसे कोई महिला का इशू आ गया, तो आपको निबंध लिखना है, कोई आंसर लिखना है। दोस्तों आप इन डायमेंशंस में उसको क्वेश्चन को तोड़ लो कि उसका पॉलिटिकल प्रभाव क्या है, इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका क्या है, सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके अलावा जो हमारा पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों आप क्वेश्चन के अलग अलग डायमेंशन दर्शा सकते हो। निश्चित रूप से ये जो ये टेक्निक है पेस्टल वाली, ये ऐसे में ज़्यादा यूज होती है कि आपको एक छोटा सा कृषि है, जैसे मान लो कृषि का तकनीक है, उस पर सवाल आ गया, तो आप उसको हर डायमेंशन से क्वेश्चन को जोड़ना सीखिए। तो सोसाइटी में बात करें तो पॉपुलेशन पे क्या प्रभाव है, एज डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या प्रभाव है, हेल्थ पे क्या प्रभाव है, एजुकेशन पे क्या प्रभाव है, तो आपको हर डायमेंशन को देखने की टेक्निक आनी चाहिए। इसके बाद में है दोस्तों, ये जैसे मैं कुछ एग्जांपल दर्शाता हूँ, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन लिखना हो, आपको एथिक्स में स्टेक होल्डर्स आपको दर्शाने होते हैं किसी भी केस स्टडी में, ये उसमें भागीदार लोग कौन कौन है। जैसे इसने दर्शाया डायग्राम बना के, मान लो एक तो आप पैराग्राफ में लिखो कि ये लोग इसमें है, और एक आप मान लो ऐसा डायग्राम बना दो कि स्टेक होल्डर्स है जिसमें एम्प्लॉयज हैं, लोकल फैमिलीज हैं, पब्लिक लार्ज है, लोकल फैमिलीज हैं, गवर्नमेंट है, और उसका सीईओ है, इन्वेस्टर्स हैं। तो आपको ऐसे मान लो केस स्टडी में आपको पता होना चाहिए कि इस मुद्दे से कौन कौन लोग हैं जो प्रभावित होने वाले हैं। उसके बाद में उस इश्यू को एनालाइज करना, विश्लेषित करना आसान हो जाता है। जैसे मान लो आपको पूछा जाता है कि सिविल सर्विसेज की वैल्यूज क्या क्या है, एक तो मान लो आपको पैराग्राफ में लिख दो कि ये है, वो है, ये ऐसा है, वैसा है, आप कहानी समझा दो, लेकिन आप मान लो ये डायग्राम बना के दर्शा दो कि इंटीग्रिटी है, न्यूट्रलिटी है। अब ये डायग्राम अगर चेक करने वाला देखेगा तो निश्चित रूप से उसके माइंड पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, और उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे मान लो कोई इशू है, उसकी 4 डायमेंशन है, आपको चारों डायमेंशन दर्शानी है, तो आप बीच में इशू लिखो और चारों डायमेंशन को ऐसे दर्शा दो। इसके अलावा मान लो आपको कोई प्रोसेस दर्शाना हो, कि कोई केस स्टडी में मान लो पूछ जाए कि आप उस आदमी को जॉब से हटाना है कि नहीं, तो रिमूविंग जॉब, रिमूविंग फ्रॉम जॉब, अगर आपका आंसर हाँ है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे जाएगा आंसर। अगर आपका आंसर नो है तो आपका फ्लो चार्ट ऐसे जाएगा। तो फ्लो चार्ट भी आप बना सकते हो। इसके अलावा बात करें आगे कि पाई चार्ट, मान लो जैसे ये है कि हमारी टोटल जनसंख्या है, उसमें क्लास 10th के कितने हैं, प्राइमरी के कितने हैं, इलिटरेट कितनी हैं, बिलो प्राइमरी कितने हैं, तो एक वृत्त के सारे अलग अलग भाग बना के कितना परसेंटेज कितना है, तो उसके आधार पर वृत्त के अलग अलग भाग बना के आप इसको दर्शा सकते हो। इसके अलावा माइंड मैप, जैसे मान लो कोई आइडिया है कि मान लो मुझे पता है कि भारत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
वो मेरे पास आइडिया है इंटेलिजेंस, और मुझे उसके बहुत सारे डायमेंशन ढूंढने हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मान लो मैं एआई लिखूंगा, उसके बहुत सारे डायमेंशन को यहाँ पे लिख दूंगा। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे इकोनॉमी को अच्छा प्रभाव पड़ेगा, रोजगार जनरेट होंगे, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी जनरेट होगी। तो उसके सारे जो डायग्राम्स हैं, उसके सारे जो आयाम हैं, आप उस इशू को बीच में लिख के ऐसे दर्शा सकते हो माइंड मैप के रूप में। इसके अलावा मान लो आपको क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि मान लो आपको हार्ट पे ध्यान देना है या माइंड पे, कि आपको दिमाग से सोचना है, दिल से सोचना है, एक तरफ थिंकिंग है, एक तरफ इमोशन है, तो आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना। तो एक आप तराजू बना सकते हो कि निश्चित रूप से हमें दोनों का बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, कि आपको ह्यूमन राइट पे ज़्यादा बल देना है, मानवाधिकार पे ज़्यादा बल देना है, या नेशन की सिक्योरिटी पे ज़्यादा बल देना है। तो आपको ये जो तराजू है आप दर्शा सकते हो कि दोनों के बीच में एक संतुलित संबंध होना चाहिए। इसके अलावा मान लो आपको कोई इशू पता है, ये इशू है, इसके 4 पार्ट आपको करने, तो ऐसे कर सकते हो। इसके अलावा मान लो जैसे एक इशू है, उसके मान लो आपको 8 पार्ट करने, तो ऐसा डायग्राम बना सकते हो कि गुड गवर्नेंस है, उसकी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, उनमें क्या क्या आयाम होते हैं गुड गवर्नेंस के। तो आप गुड गवर्नेंस को बीच में लिख के उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिव, इक्विटेबल, इंक्लूसिव, रूल ऑफ लॉ, कंसेंसस बेस्ड होती है। तो ये बात है कि आप ऐसे आंसर को दर्शाओगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। ये मैंने सारी गूगल से डाउनलोड किया आपको एक एग्जाम्पल दर्शाने के लिए कि कैसे आप अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को आप अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हो, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आगे बात करें तो ये है कि ड्राइंग्स कैसे बनानी दोस्तों, कि आपको कोई क्वेश्चन पता है, आपको उसका मान लो कैसे उसको अच्छे से प्रस्तुत करना। तो वो ये है कि अगर 2 आयाम हो, 3 आयाम हो, 4 आयाम हो क्वेश्चन में, और 4 से ज़्यादा आयाम हो, दोस्तों आपको कैसे दर्शाना है हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में 2 चीज़ें हैं, कि एक चीज़ पॉजिटिव है, एक चीज़ नेगेटिव। मान लो कुछ साइबर क्राइम का क्वेश्चन आ गया, जैसे कि साइबर क्राइम के पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव बातें क्या क्या हैं। तो आप मान लो एक पैराग्राफ में दर्शा सकते हो, या ये डायग्राम बना के दर्शा सकते हो कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। साइबर क्राइम का ये 1 2 3 4 ये पॉजिटिव है, और ये 1 2 3 4 ये नेगेटिव है। दोस्तों चेक करने वाले पे इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे ये तराजू मैंने पहले बता दिया कि बैलेंस दिखाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, इस तराजू को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मान लो कि जैसे कोई चीज़ है, कोई एक्स है, उसके 2 पार्ट हैं ए और बी, और ए और बी की ये विशेषताएं हैं, तो आप इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मान लो ये इसी का रूप है कि एक्स है, उसके 2 पार्ट हैं ए और बी, उसके ये वाली विशेषताएं, तो आप इस डायग्राम को भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों 4 से 5 डायग्राम है। अगर किसी क्वेश्चन के 2 आयाम हो कि लाभ और हानि लिखना हो, तो इधर लाभ लिख लिया, इधर हानि लिख दिया, ये हानि गिना दी इधर, और इधर लाभ गिना दिए। दोस्तों इससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, उससे आपके मार्क्स हैं ऊपर जाने की पूरी पूरी संभावना है। इसके अलावा बात करें कि 3 आयाम हो किसी क्वेश्चन में, तो आप दर्शा सकते हो कि ये वाला डायग्राम बना सकते हो। इस यहाँ पे इशू, पहला आयाम, दूसरा आयाम, तीसरा आयाम, उनकी विशेषता यहाँ पे दर्शा सकते हो। ये वाला दर्शा सकते हो, यहाँ पे इशू लिख दिया, उसका पहला डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन और तीसरा डायमेंशन। आप सेम टू सेम इसको यहाँ पे इन सारे डायग्राम्स को अलग अलग प्रकार से यूज कर सकते हो। कि मान लो जैसे 3 प्रोसेस हैं, 3 प्रक्रम हैं, वो एक चीज को जनरेट कर रहे हैं। कि अगर हम ईमानदारी लेके आएंगे, इंटीग्रिटी लेके आएंगे, और साथ में आप आरटीआई लेके आएंगे, तो मान लो बोल सकते हैं गुड गवर्नेंस को जन्म दे रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें, 3 चीजें मान लो करेंगे, तो चौथी चीज अपने आप आ जाएगी। तो इसके लिए आप ये डायग्राम यूज कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे डायग्राम्स को यूज कर सकते हो। मान लो वैसे जैसे 4 आयाम है, तो पहला आयाम, दूसरा आयाम, तीसरा आयाम, चौथा आयाम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे डायग्राम्स आप यूज कर सकते हो। जैसे ये डायग्राम है, ऐसे पहला आयाम लिख दिया, दूसरा आयाम, तीसरा आयाम, चौथा आयाम, इनकी विशेषता यहाँ पे लिख दी, इनका विशेषता यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम्स आप सारे यूज कर सकते हो। इसके अलावा मान लो 5 और 6 डायमेंशन हो, तो ये वाला डायग्राम यूज करो, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम यूज करो। ये त्रिभुज है, उसकी तीनों शीर्षों पे यूज कर लो, भुजाओं पे यूज कर लो। इसके अलावा ये डायग्राम आप 5 के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि मान लो कोई एक्स है जिसकी 5 विशेषताएं, तो आप इन विशेषताओं को यहाँ पे दर्शा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आगे बात करें तो कि आपको डायमेंशंस का पता नहीं, आपको पता नहीं कितनी चीज़ें इसकी विशेषता होने वाली है। दोस्तों आप इसे मान लो सिंपल बनाओ, 1 2 3 मान लो आपको याद है, लेकिन आपको अचानक से चौथी याद आती है, तो चौथा यहाँ लिख दिया, 5वां यहाँ लिख दिया। यहाँ पे संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि आप
आप जैसे जैसे याद आ रहे हैं तो आप अपनी विशेषताएं वहाँ पे शामिल कर सकते हो। इनका डायमेंशन फिक्स नहीं है, आयाम फिक्स नहीं है दोस्तों। इसके अलावा बात है कि मैंने जैसे डिस्कस किया कि क्वेश्चन कैसा दिखना चाहिए, क्वेश्चन की विशेषताएं क्या क्या होती है, अच्छा आंसर जो होता है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है। ये सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद उसकी संरचना बनाओ, उसके बाद में उसको अच्छी भाषा में शुद्धता के साथ लिखो, और प्रस्तुतिकरण पे ध्यान दो कि जितना आप अच्छे से प्रस्तुत करोगे आपका आंसर उतना ही पॉजिटिव होगा और मार्क्स मिलने की संभावना अच्छी होगी। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये मैंने जो बेसिक जो चीज़ें हैं आंसर राइटिंग की वो आपको समझा दी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आपको समझना जरूरी है कि टाइम लिमिट पे कैसे कैसे उसको आप उसका पालन किया जाता है, कि जो क्वेश्चन के अंत में आता है कि डिस्कस करो, आलोचना करो, समालोचना करो, वर्णन करो, ऐसे जो शब्द आ जाएं, निश्चित रूप से दोस्तों अगर शब्द बदलते हैं लास्ट में इनको पुछल्ले शब्द बोलते हैं, कि जो पीछे पीछे शब्द आते हैं क्वेश्चन के उनके अनुसार क्वेश्चन का मीनिंग कैसे बदलता है और आंसर को आपको कैसे चेंज करना है, कि आपको आलोचना पूछ ले तो क्वेश्चन को कैसे लिखना है, व्याख्या पूछ ले तो कैसे लिखना है, विश्लेषण पूछ ले तो आपको क्वेश्चन को कैसे लिखना है। तो हम इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट है, जो एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मैं इस पे भी वीडियोज लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों आप हर शनिवार को अपने इस वीडियोस को देख सकते हो और अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन मान लो आपके दिमाग में रह गया हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप करके मुझे बता सकते हो। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे जितने वीडियोज हैं उनको देखिए, समझिए और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कीजिए। दोस्तों में शेयर कीजिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये जो लेक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपको फ़ायदा मिले, लोगों को फ़ायदा मिले, और पूरा जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जिनके पास संसाधनों की कमी है दोस्तों उनको सबको फ़ायदा मिले। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नए नए जो अपडेट्स आते हैं आपको पता लगे रहे। और कल संडे को एक वीडियो आने वाली है जो है कि जो हिस्ट्री है, जो जीएस के लिए हिस्ट्री है, विश्व इतिहास है, और मेंस के लिए जो हिस्ट्री है उसको कैसे पढ़ा जाता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके अलावा क्या बुक्स होनी चाहिए, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए और कल वाली वीडियो को पक्का देखिए। और हर बुधवार को मैं एक जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उस सप्ताह में जो ज़्यादा चर्चा में होता है उस पर हम डिस्कस करते हैं, जिसको कॉन्सेप्ट टॉक का नाम दिया गया है। दोस्तों आप इन वीडियोज़ को देखिए, फ़ायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।